गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग थर्ड पेपर के अंतर्गत मध्याह्न आहार योजना मिड डे मील स्कीम अर्थात MDM के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो MDM यानी मिड डे मील स्कीम की जो शुरुआत की गई थी वो केंद्र सरकार के द्वारा 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ किया गया था। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य प्राथमिक स्कूलों में छात्रों की संख्या को अधिक से अधिक बनाने का प्रयास था। कक्षा में अधिक से अधिक बच्चे उपस्थित हों, स्कूलों में विद्यार्थियों की नामांकन संख्या अधिक से अधिक हो, इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने पूरे देश में मध्याह्न आहार योजना को लागू किया। इससे वे बच्चे जिनको पैसे की तलाश में, भोजन की तलाश में स्कूलों से वंचित होकर के काम पे जाना पड़ता था कि उससे जो कुछ भी वो पैसा कमाएंगे उससे कम पका पकाया भोजन खा सकेंगे। इस उद्देश्य से उनके माता पिता उनको काम पे भेज देते थे, बाल श्रम पे भेज देते थे, उनको विद्यालय नहीं भेजते थे कि वहां पे जा करके उसका समय बर्बाद होगा और उसको कुछ मिलेगा नहीं। शिक्षा उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं मायने रखती थी। इस वजह से वो बच्चों को काम पर भेजना पसंद करते थे कि बच्चा काम पे जाएगा, कुछ पैसा कमाएगा और जो कुछ भी उससे मिलेगा वो खाने पे खर्च करेगा। इसी बात को सरकार ने ध्यान में रखते हुए एक योजना बनाया और कहा कि हम विद्यालयों में जो पढ़ने वाले हमारे बच्चे हैं उनको हम पका पकाया भोजन दोपहर में उपलब्ध कराएंगे। उससे उनका शारीरिक स्वास्थ्य भी उत्तम होगा, पढ़ने में उनकी रुचि भी लगेगी और वो विद्यालयों में उनकी सहभागिता काफी हद तक बढ़ जाएगी अगर उनको हम उनके मनपसंद का यानी मेनू के अनुसार अलग अलग दिन पे अलग अलग प्रकार के अगर हम भोजन बच्चों को परोसेंगे तो प्रतिदिन बच्चों की उपस्थिति भी अच्छी होगी और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, यानी वो कुपोषण जैसी बीमारियों से भी दूर हो जाएंगे। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील स्कीम शुरुआत किया। ये योजना बच्चों के लिए रामबाण का काम किया। बच्चे विद्यालयों में बने बनाए भोजन करने के लिए अपने अभिभावकों से अनुमति लेकर के वो विद्यालयों में आते थे और पढ़ने लिखने के साथ साथ भोजन का भी आनंद उठाते थे। काफी हद तक प्राथमिक विद्यालयों में इस योजना के द्वारा बच्चों की नामांकन संख्या बढ़ी, कक्षाओं में बच्चों की उपस्थिति बढ़ी, बच्चे विद्यालय आने में रुचि लेने लगे। ये योजना पहले सरकार ने पूरे देश में लागू नहीं किया। पहले उन्होंने देश के 2408 विद्यालयों में इस
योजना सफलता की ओर अग्रसरित हो रही है, तो उन्होंने 1997 में पूरे देश में ये योजना लागू कर दिया। ये योजना पहले प्राथमिक स्कूलों में उन बच्चों के लिए था जो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक में अध्ययन करते थे, लेकिन धीरे धीरे सरकार ने ये योजना कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए भी लागू कर दिया। इससे जो भी हमारे प्राथमिक विद्यालयों में, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो भी बच्चे अध्ययन करते हैं, उनको निःशुल्क ये एमडीएम दोपहर का भोजन उनको परोसा जाता है और बच्चे मेनू के अनुसार, जो सरकार के द्वारा प्रतिदिन का निर्धारित मेनू है, उस मेनू के हिसाब से उन भोजन ग्रहण करते हैं और विद्यालय में अपनी सहभागिता बढ़ चढ़कर प्रदर्शित करते हैं। ये योजना अगर हम इसका ऐतिहासिक वर्णन करें तो ये कोई ऐसी योजना नहीं थी कि जो हम पहले इसके बारे में नहीं जानते थे। अगर हम बहुत इतिहास के पन्नों में जाएं तो प्राचीन काल में भी जो गुरुकुल परंपराएं थी, वहाँ पे भी बच्चों को जब शिक्षा दिया जाता था तो उनको भोजन, वस्त्र इत्यादि की सुविधाएं प्रदान की जाती थी। अगर हम और थोड़ा सा मुस्लिम काल में आए तो मदरसों में जो बच्चे अध्ययन करते थे, जो बच्चे पढ़ते थे, उन बच्चों को भी भोजन दोपहर का दिया जाता था, उन बच्चों को वस्त्र आदि प्रदान किया जाता था, उनकी जरूरत की जितनी भी आवश्यक सामग्री थी उनको विद्यालयों में प्रदान किया जाता था। इससे होता क्या था, इससे जो विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो घरों से स्वतः विद्यालय की तरफ खींचे चले आते थे, वहाँ पे रुचिपूर्वक आगे शिक्षा ग्रहण करते थे और देश की साक्षरता के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाते थे। इसी तरह अगर हम बात करें हमारे जो सरकार और विद्यालयों, अभिभावकों, शिक्षकों के जो आपस में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की जो बात है, जो कम्युनिकेशंस की बात है, अगर हम उस पर चर्चा करें तो देखें कि ये योजना काफी हद तक सफल रही। सरकार के द्वारा जो भी नियम कानून बनाए गए, जैसे कि उसमें बताया गया कि जो खाद्यान्न की आपूर्ति होगी उसकी जिम्मेदारी एफसीआई को सौंपी गई, यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को सौंपा गया। उनसे कहा गया कि जितने भी हमारे प्राथमिक विद्यालय संचालित हो रहे हैं, वहाँ पे गाँव में जो शिक्षा समितियाँ काम कर रही हैं, उन पे आप जितने भी खाद्यान्न की जरूरत है वहाँ पे आप उनको खाद्यान्न को आपूर्ति करिए। और उन्होंने कहा कि इसकी कालाबाजारी ना हो सके, इसलिए जो भी बोरे में आप राशन भेजेंगे उस पर एमडीएम प्रेस करके उसको आप वहाँ पे भेजिए, ताकि इसकी मार्केटिंग ना होने पाए, कालाबाजारी ना होने पाए, ये जिस जगह के लिए भेजी जा रही है उसी जगह पे ये चीज़ें पहुँचे। इसी बात को ध्यान रखते हुए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा सरकार ने ये तय किया कि जो हमारे पूर्वी जनपद है, जहाँ पे चावल की उत्पादन ज़्यादा होती है, जो हमारे पूर्वी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे चावल के उत्पादन ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे हमको जो खाद्यान्न का रेशियो भेजना है पूर्वी जनपद में, वहाँ पे हम 2/3 भागों में चावल देंगे और 1/3 भाग में गेहूं देंगे। यानी जो हमारे पूर्वी जनपद है वहाँ पे सरकार ने जो खाद्यान्न वितरण का जो रेशियो डिसाइड किया, वो कहा कि पूर्वी भागों में लोग चावल ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए 2/3 भाग हम चावल भेजेंगे और 1/3 भाग हम गेहूं भेजेंगे। जबकि पश्चिमी जनपदों के लिए अगर हम देखें तो पश्चिमी जनपदों का आंकड़ा टोटल उठता है, वहाँ पे जो चावल की उत्पादन होती है वो कम होता है और गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होता है, इसलिए ये रेशियो वहाँ पे उलट गया और वहाँ पे 2/3 भाग में गेहूं भेजा जाने लगा और 1/3 भाग में चावल भेजे जाने का प्रावधान सरकार के द्वारा सुनिश्चित किया गया। इस अनुपात में सारे प्राथमिक विद्यालयों को राशन वितरण किया जाने लगा। लेकिन अगर हम कुछ कार्यक्रम की इस योजना की चुनौतियों के बारे में बात करें तो बहुत प्रकार की चुनौतियां हमारे
जैसे हमारे जो स्कूल स्तर पे जो हमारे चुनौतियां सामने आई कि बच्चों को मेनू के अनुसार भोजन नहीं उनको प्रदान किया जा रहा था, मेनू कुछ और डिसाइड था, बन कुछ और रहा था, या किसी किसी दिन भोजन बनता ही नहीं था, बच्चे बिना भोजन किए स्कूलों से वापस लौट जा रहे थे, या FCI के द्वारा जितना राशन हमको चाहिए था उतनी मात्रा में राशन नहीं भेजा जा रहा था, कुछ कालाबाजारी भी सामने आ रही थी। जो गांव में शिक्षण समितियां प्रधानों के अध्यक्षता में नियुक्त की जा रही थी, वहां से भी बहुत बड़ा जो हमारे ग्राम स्तर पे जो कुछ भी जैसे जितना भी राशन भेजा जाता है उतना राशन ना मिल करके सब लोग अपने अपने व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार से राशन को रोक लेते थे। बच्चों की आवश्यकताओं का उसमें जरा सा भी ध्यान नहीं रखा जा रहा था। तमाम प्रकार की जो दिक्कतें आ रही थी, कुछ ऐसी चुनौतियां थी जिसका सही समय पे सरकार संचालन नहीं कर पा रही थी। इसमें सबसे बड़ी थी कि देख रेख के लिए अधिकारियों का नियुक्त होना, बहुत सारे सुधार किए गए इसमें, ताकि इस योजना में कोई लूट खसोट ना मच पाए, कोई अफरा तफरी ना मच पाए, जो नियमित तरीके से सही तरीके से बच्चों को ये दोपहर का जो भोजन है ये उपलब्ध हो सके। ये योजना आज वर्तमान समय में भी सकुशल संपन्न होती चली जा रही है और बच्चों का काफ़ी इससे विकास हुआ है, काफ़ी लाभान्वित हुए हैं। वो बच्चे जो घरों में खाने को कुछ नहीं पा रहे थे, कुपोषण का शिकार हो रहे थे, उनके लिए आज सरकार ने निःशुल्क बैग, निःशुल्क ड्रेस, निःशुल्क भोजन इत्यादि की व्यवस्था से वो बच्चे अब शिक्षा भी प्राप्त कर पा रहे हैं और अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को भी वो पूरा कर पा रहे हैं। जो उनकी दैहिक आवश्यकताएं हैं उसको भी वो पूरा कर पा रहे हैं। तो ये योजना एक प्रकार से अगर हम कहें तो संजीवनी बूटी का काम कर रही है प्राथमिक विद्यालयों के स्तर पे। इसमें पहले सरकारी स्कूलों में भी सम्मिलित किया गया था, बाद में इसमें सरकारी समितियों को भी सम्मिलित कर लिया गया है। बहुत सारे स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से भी इसकी आपूर्ति कराई जा रही है। इसके लिए प्राथमिक स्कूलों में रसोइयों का भी निर्माण किया गया है। एक अलग से रजिस्टर बनाया जाता है जिसकी अटेंडेंस उच्च अधिकारियों को भेजी जाती है। इस योजना के आने से प्राथमिक स्कूलों का जो छात्रों की जो संख्या का स्तर है वो काफ़ी बढ़ा है। ये योजना काफ़ी उचित तरीके से, जब से नई तकनीकियों का संचार हो गया है तब से काफ़ी सफल तरीके से ये चीज़ें अग्रसरित हो रही हैं। इसमें अगर हम इस उद्देश्य की बात करें कि इस कार्यक्रम के उद्देश्य क्या थे, तो इस योजना का मात्र इतना ही उद्देश्य था कि ऐसे बच्चे जो किसी न किसी वजह से प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं उनको हम प्राथमिक स्कूलों में खींच के लाएं। तो क्यों वंचित हो जा रहे थे, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि उनके माता पिता उनसे बाल श्रम कराते थे, उनसे पैसा कमाने के लिए उनको कहीं काम पे लगाते थे, जिसके वजह से वो काम पे जाने की वजह से स्कूलों में नहीं आ पाते थे। काम करना भी उनके लिए बहुत जरूरी इसलिए था क्योंकि वो उसी पैसे से भोजन इत्यादि अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के लिए जितनी भी आवश्यकताएं होती थी उसकी पूर्ति करते थे। इस वजह से सरकार ने इस बात पे भी ध्यान दिया कि हम क्या करते हैं कि बच्चों को पूरी तरह से हम लोग दोपहर का भोजन उनको हम लोग निःशुल्क पका पकाया भोजन निःशुल्क हम लोग इससे पहले जो योजना आई थी उसमें क्या होता था कि पर मंथ बच्चों को 3 किलो चावल या गेहूं उनको प्रदान किया जाता था। जो जिस क्षेत्र में जिसकी बहुलता होती थी उस क्षेत्र में उनको प्रदान किया जाता था। हर महीने इसका जो वितरण है वो संभव नहीं हो पाता था, इसलिए 3-3 महीने पे उनको खाद्यान्न का वितरण किया जाता था। यानी एक बच्चे को 9-9 किलो उनको राशन दिया जाता था 3 महीने के गैपिंग पे। लेकिन बाद में फिर वो ऐसा होने लगा कि बच्चे जो चावल की क्वालिटी की बात हो, गेहूँ की क्वालिटी की बात हो, वो इतनी निम्न आती थी कि उसको लोग परिवार में खाना पसंद नहीं करते थे, उसको ले जाकर के बाजार में लोग बेच देते थे, जिससे बच्चों की हालत वैसी की वैसी बनी रहती थी। इसलिए सरकार ने सोचा कि अगर हम जो राशन जो खाद्यान्न खर्च कर रहे हैं अगर इसको हम विद्यालयों में बनवा करके ही जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको अगर खिलाएं तो हमारा जो उद्देश्य है वो सही दिशा में पूर्ति हो पाएगा। यानी बाजार में बच्चे उस खाद्यान्न को बेचेंगे नहीं और अगर बेचेंगे नहीं तो उसको खाने पे खर्च करेंगे। फिर इन्होंने केवल चावल गेहूँ इत्यादि पे ही नहीं बल्कि वरन इनके जो
डे टू डे वाइज जो वैरायटी उनको मिलेगा, खाने में जो परिवर्तन मिलेगा उसका वो स्वाद ले सकेंगे। उसके हिसाब से बच्चों स्कूल में प्रतिदिन आने में रुचि दिखाएंगे। और उसका मेन उद्देश्य इतना ही था कि वो बच्चे स्कूल आने लगे जो काम पे जाते थे, उनको अच्छा पका पकाया भोजन मिलने लगे, खाने की समस्या उनकी समाप्त हो गई, वो जो कुपोषित होने की जो खतरा था वो उससे टल गया। तो ये बहुत सारी ऐसी समस्याएं इस योजना के आने से समाप्त हुई जो बच्चों के लिए बहुत आवश्यक थी। इसमें अगर हम गुणवत्ता की बात करें तो अगर ये जो हमने आपको बताया कि जो FCI जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो इसकी खाद्यान्न को सप्लाई करती थी, इसकी गुणवत्ता को लेकर के भी काफ़ी कॉन्ट्राडिक्शन संस्था और सरकार में रही कि गुणवत्ता जिस हिसाब की गुणवत्ता चाहिए थी उस हिसाब की गुणवत्ता का खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा था, जिसको बाद में इस कमियों को दूर कर लिया गया और FCI ने इसमें सुधार किया। ट्रांसपोर्टेशन का भी बहुत कभी कभी दिक्कत हो जाता था, कम्युनिकेशंस का भी बहुत कभी कभी दिक्कत हो जाता था, जिसकी वजह से शुरुआत में ये योजना सफल तो हुई लेकिन बीच में थोड़ा सा ढुलमुल रवैये की वजह से उस स्तर पर नहीं आई। लेकिन तत्कालीन जब से तकनीकी का युग आया है और सरकार ने काफ़ी सक्रियता दिखाई है इस योजना में, तब से इसकी गुणवत्ता काफ़ी अच्छी हो गई है। और हर प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को ये निःशुल्क प्रदान किया जाता है। बच्चे कुपोषण से पूरी तरह से बचे हुए हैं, शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं। सरकार का एकमात्र उद्देश्य था कि जैसे बहुत से बच्चे जो थे वो खाना खाने घर चले जाते थे तो फिर विद्यालय में दोबारा नहीं आते थे इंटरवल के बाद में, तो सरकार ने सोचा कि क्यों ना जो बच्चों का आने जाने के समय भी इन्वेस्ट हो रहा है उसको भी उन्होंने ध्यान देते हुए कहा कि हम विद्यालय में ही बच्चों को इंटरवल में भोजन यहाँ पे परोसेंगे, तो उससे बच्चे खा पी करके अच्छे से अध्ययन भी करेंगे। यानी शिक्षा में भी काफ़ी हद तक सुधार हुआ इस योजना के माध्यम से। बच्चों ने काफ़ी रुचि, काफ़ी सृजनात्मक तरीके से भाग लिया और इस योजना को सफल बनाया। शिक्षा का स्तर भी जब से इस योजना का संचालन हुआ है तब से शिक्षा का स्तर भी काफ़ी बढ़ा है। प्राथमिक स्कूलों के साथ साथ में जो उच्च प्राथमिक स्तर पे जो हमारे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे निःशुल्क और अधिकार शिक्षा प्राप्त करते हैं उसके अंतर्गत उनको भी मिड डे मील यानी MDM प्रदान किया जाता है। तो ये योजना अगर हम कहें और बात करें तो ये योजना जो है इतनी कारगर योजना है जिससे जिस उद्देश्य के लिए इसको लागू किया गया था कि प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की जो नामांकन संख्या है वो बढ़े, कक्षाओं में बच्चों की उपस्थिति बढ़े और साथ ही साथ जो कुपोषण जैसी बीमारी है जिन बच्चे जिनको भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, वो भोजन के तलाश में बाहर काम करने चले जाते हैं, उन बच्चों को पुनः जो है वो प्राथमिक स्कूलों में लौटने का जो है वो अवसर इनको प्रदान हो सके। इसलिए सरकार ने इन सब योजनाओं को ध्यान में रखते हुए पहले 1997 में कुछ जनपदों में शुरू किया, कुछ क्षेत्रों में शुरू किया, बाद में 1997 में इन्होंने पूरे देश में ये चीज़ें लागू कर दिया गया। कुछ राज्यों के लिए, विशेष राज्यों के लिए जैसे सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर इत्यादि में जो इन्होंने खाद्यान्न का रेट रखा था वो 100 रुपया प्रति क्विंटल रखा था, लेकिन बाकी और जो हमारे क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वहाँ पे जहाँ पे इसकी अधिकता हो जाती है वहाँ पे उन्होंने 75 रुपीज़ पर क्विंटल उन्होंने उसका रेट डिसाइड किया था। तो बहुत सारे फ्लक्चुएशंस भी थे स्टेज वाइज, ज्योग्राफिकल जो हमारे कॉन्फ़िगरेशंस थे उसके अकॉर्डिंग भी बहुत सारे चीज़ों को अलग अलग रूप से तय किया गया था, क्योंकि हमारा जो भौगोलिक परिदृश्य है वो अलग अलग है। कहीं पे पहाड़ ही पहाड़ है, कहीं पे पूरा रेगिस्तान ही है, तो कहीं पे समतल ही समतल है। तो अलग अलग जगह का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो अलग अलग होता है, जो एक्सपेंसेस होते हैं अलग अलग होते हैं। इसीलिए सबको ध्यान में रखते हुए सरकार ने ओवरऑल कंक्लूजन जो दिया, जो निष्कर्ष दिया वो ये दिया कि प्राथमिक विद्यालयों में जो भी हो हम पूरे बच्चों को, जो उसमें पढ़ने वाले बच्चे हैं जो किसी वजह से प्राथमिक शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो कम से कम जो बाल श्रम जो हमारे आर्टिकल 24 में इस चीज़ को निषेध बताया गया है कि बच्चों से हम मजदूरी नहीं करवा सकते हैं, इन सबको रोकने के लिए सरकार ने एक अच्छा उचित किया और उन्होंने बताया कि ये योजना हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद और लाभकारी सिद्ध होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जहाँ तक हमको ये लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ गए होंगे और फिर आगे हम अगला जो इससे अगला टॉपिक है वो कल समझ